जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 2 जून 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो आज का पहला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता ने जीता है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब। मेरे प्यारे दोस्तों, किसने जीता है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब? तो क्या बोलोगे? ओपल सुचाता ने जीता है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब। अच्छा, ये मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो क्या बोलोगे कि सर इसका आयोजन जो हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? हैदराबाद में। और हैदराबाद से एक और प्रश्न याद रखना कि हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मिस वर्ल्ड 2025 है इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो बोलोगे नंदिनी गुप्ता ने किया। किसने किया? नंदिनी गुप्ता ने मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, ये ओपल सुचाता को ताज किसने पहनाया मिस वर्ल्ड 2025 का? तो जो 2024 की विजेता थी उनका नाम था क्रिस्टीना पाइसोकोवा। इन्होंने इनको ताज पहनाया ओपल सुचाता को मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या बोलोगे? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो क्या बोलोगे आप? ओपल सुचाता ने जीता है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। अच्छा, मिस वर्ल्ड 2025 में मानवतावादी का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो क्या बोलोगे कि सर सोनू सूद को दिया गया था। ये भी आप याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनता है कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब चेक गणराज्य की क्रिस्टलिना पाइसकोवा ने जीता था। किसने जीता था? तो क्रिस्टलिना पाइसकोवा ने जीता था 2024 का मिस वर्ल्ड मेरे प्यारे बच्चों। और 25 का किसने जीता है? तो क्या बोलोगे? ओपल सुचाता ने जीता है और इसका आयोजन हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में 4 मीनार है मेरे प्यारे बच्चों। हैदराबाद में मेरे प्यारे बच्चों हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील और 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है। ये भी आपको याद रखना है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसे 2025 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों देखो, किसे 2025 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को मेरे प्यारे बच्चों। तो सेरेना विलियम्स दोस्तों, ये इनका संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे? ये टेनिस खिलाड़ी है सेरेना विलियम्स। और ये है कहाँ की? तो अमेरिका की है, यूएसए की है ये सेरेना विलियम्स। इन्हें 2025 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो सेरेना विलियम्स को, जो अमेरिका की है और टेनिस प्लेयर है। ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है? सबसे पहले ये जान लो कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो हुआ था वो दक्षिण कोरिया में हुआ था। और दक्षिण कोरिया में कहाँ हुआ था? तो दक्षिण कोरिया के भूमि में हुआ था। और इसमें पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो चाइना जो है, चीन प्रथम स्थान पर रहा है। चीन रहा है प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर रहा है भारत। तीसरे स्थान पर रहा है जापान और चौथे स्थान पर रहा है कजाकिस्तान। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जिसका आयोजन दक्षिण कोरिया के भूमि में हुआ है। अब चीन दोस्तों एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर रहा है। तो चीन ने कुल 19 गोल्ड मेडल जीता और भारत ने 8 जीता गोल्ड मेडल। चीन ने 9 जीता सिल्वर और भारत ने 10 जीता। चीन ने 4 जीता ब्रॉन्ज और भारत ने 6 पदक जीता ब्रॉन्ज में। चीन ने कुल पदक जीता 32 जबकि भारत ने कुल पदक जीता 24 मेरे प्यारे बच्चों। तो चीन जो है वो एशिया का सबसे बड़ा देश है और एशिया का सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है।
चीन और भारत के बीच हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। चीन की राजधानी क्या है? तो बोलोगे बीजिंग है। चीन की करेंसी क्या है? तो बोलोगे रेनबिब्बी है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग जो है वो चीन के राष्ट्रपति हैं। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि चीन की सीमा कितने देशों से लगती है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? देखो ये इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही है राजीव कृष्ण। और राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो आप बोलोगे कि सर उत्तर प्रदेश के बने हैं। किस राज्य के नए डीजीपी बने राजीव कृष्ण? तो क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश के बने हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश से एक प्रश्न याद रखना कि मध्य प्रदेश में है पूनो राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बोलोगे कि सर पूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। अगर हरियाणा के बारे में बात किया जाए तो हरियाणा में बोलोगे कि सर हरियाणा में सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे हरियाणा में। अगर गुजरात के बारे में बात किया जाए तो गुजरात में फट से बोल देना आप कि ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। ब्लैक बक कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो बोलोगे गुजरात में है। गुजरात से याद रखना, गुजरात में सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील मेरे प्यारे बच्चों किस राज्य में है? तो बोलोगे गुजरात में। गुजरात से एक और झील याद रखना आप, गुजरात में थोल झील है मेरे प्यारे बच्चों। थोल झील गुजरात में ही है। अच्छा दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यही होगा उत्तर प्रदेश से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि राजीव कुमार जो है वो उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बन गए हैं। तो उत्तर प्रदेश देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ कौन से नदी के किनारे है? तो बोलोगे गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो बोलोगे योगी आदित्यनाथ। और जैसे ही गवर्नर का नाम आए तो बोलोगे आनंदीबेन पटेल मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 31 है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। अगर कोई बोले कि राज्यसभा की संरचना का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलोगे? 80 में है। और लोकसभा की संरचना का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। जरा सा फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर को बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। याद रखना, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोलते हैं कानपुर को, और नवाबों का शहर बोलते हैं लखनऊ को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं। अच्छा, ध्यानचंद्र स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में है। अच्छा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो बोलोगे कानपुर में है। अच्छा, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो बोलोगे कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। और जैसे ही कानपुर आए तो याद रखना कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ के बारे में बात आया तो लखनऊ बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। मेरे प्यारे बच्चों देखो, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बोलोगे लखनऊ में है। बीरबल सैनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और सिडबी का हेडक्वार्टर भी मेरे प्यारे बच्चों लखनऊ में है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। कब हुई सिडबी की स्थापना? तो क्या बोलोगे? 2 अप्रैल 1990 को हुई। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा? तो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो अयोध्या में है। और अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है? तो बोलोगे सर सरयू नदी के किनारे है अयोध्या।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया और मैंने ये बताया कि राजीव कृष्ण जो है ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। मध्य प्रदेश के बारे में मैंने बताया कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा के बारे में मैंने बताया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और गुजरात के बारे में मैंने बताया कि सुदर्शन झील, थोल झील और ब्लैकबक नेशनल पार्क गुजरात में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और ध्यान से देखना कि हाल ही में कहां अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की गई है। हाल ही में कहां अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ संगठन की स्थापना की गई है? तो चीन के हांगकांग में। कहां पर? तो चीन के हांगकांग में किया गया है। और मैंने अभी तुरंत बताया है ना चीन के बारे में, तो आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों चीन के बारे में। एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर संघाई में है। और SCO अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग में है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, जकार्ता में याद रखना आसियान का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों? जकार्ता में है। तो बोलोगे सर आसियान का मुख्यालय है। और हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ संगठन की स्थापना की जाएगी, ये भी आप याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न देखो दोस्तों, सूडान में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सूडान में 2023 में गृह युद्ध हुआ था, उसके बाद जो पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, ये देखना हमको है। तो देखो, ये जो युद्ध हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, देखो सूडान में युद्ध अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था, जब सेना और अर्धसैनिक बल के संघर्ष में एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। अर्थात ये जब सूडान में गृह युद्ध शुरू हुआ था, तो जो गृह युद्ध था मेरे प्यारे बच्चों वो सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच हुआ था और खार्तूम से शुरू हुआ और सूडान के पूरे देश में फैल गया था। तो ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद मेरे प्यारे बच्चों जो पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? तो याद रखना है कामिल इदरसी बने हैं। कामिल अल तयाब इदरसी। कौन बने हैं? कामिल अल तयाब इदरसी बने हैं, याद रखना है। सूडान के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो क्या बोलोगे? कामिल अल तयाद इदरसी बन गए हैं सूडान के प्रधानमंत्री मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो कामिल इदरसी जो है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और सूडान में गृह युद्ध जो था वो अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था। किसके बीच शुरू हुआ था? तो सेना और अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष शुरू हुआ था और खार्तूम से पूरे सूडान में फैल गया था। जिसके बाद जो सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? तो कामिल इदरसी बने हैं, याद रखना आपको है। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक जिनका नाम था MR श्रीनिवास, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक MR श्रीनिवास किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे? इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों MR श्रीनिवास थे वह किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसरो का मुख्यालय जो है ना वो बेंगलुरु में है, याद रखना। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और इसरो जो मेरे प्यारे बच्चों है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 को हुआ था और दिन था 15 अगस्त मेरे प्यारे बच्चों। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। DRDO का हेडक्वार्टर अगर मैं पूछूं ना तो आप बोलोगे न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना के बारे में बात करूं तो आप बोलोगे 1958 में हुआ था और डेट जो था वो था 1 जनवरी। तो मेरे प्यारे बच्चों BARC BARC की स्थापना कब हुई? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। इसका मुख्यालय वैसे मुंबई में है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ है BARC का मुख्यालय? तो क्या बोलोगे? मुंबई में है, ये याद रखना है। इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि MR श्रीनिवास जो थे वो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और इन्हें 2015 में पद्म विभूषण दिया गया। 2015 में कौन सा इन्हें पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म विभूषण दिया गया था। 1990 में पद्म भूषण दिया गया था और 1984 में पद्मश्री दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 3 अगस्त 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती जो हैं वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, ये भी आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं?
7 चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप याद रखना, विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं। कौन बने हैं? विश्वनाथ कार्तिकेय 7 चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। और ये जो विश्वनाथ कार्तिकेय हैं, यह किस राज्य के हैं? तो बोलोगे हैदराबाद के हैं मेरे प्यारे बच्चों। हैदराबाद के बारे में तो मैंने तुरंत आपको बताया है ना कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, हैदराबाद में 4 मीनार है, हैदराबाद में हुसैन सागर झील है, और इस दोनों का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों अब देखो देखो ये जो विश्वनाथ कार्तिकेय हैं, ये 16 वर्ष 6 महीने और 27 दिन की उम्र में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि दुनिया में 7 महाद्वीप है, उस 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है उस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो आप क्या बोलोगे? विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं। अब देखो 7 समिट चुनौती में अंतिम चोटी कौन सी थी जिस पर विश्वनाथ कार्तिकेय ने जीत हासिल किया? तो माउंट एवरेस्ट। और दोस्तों अब बात हम करते हैं, देखो 7 समिट चुनौती में कौन कौन सी चोटी शामिल होती है? तो सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी शामिल होती है। अब हम देख लेते हैं कि 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं एशिया के बारे में। एशिया को मानवों का घर के नाम से भी जानते हैं। तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई है 88-49 मीटर। अच्छा, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो एकांकोगुआ है, जिसकी ऊंचाई है 6961 मीटर मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, हम बात करते हैं जब उत्तरी अमेरिका के बारे में, तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डेनाली या माउंट मैकिनली। माउंट मैकिनले या डेनाली, इसकी ऊंचाई जो है वो 6190 मीटर है। अगर अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी ऊंचाई जो है वो 5895 मीटर है, ये याद रखना आपको है। अच्छा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो बोलोगे माउंट एल्ब्रूस, और माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई जो है वो 5642 मीटर है लगभग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट क्यूसेस्को, और माउंट क्यूसेस्को जो है इसकी ऊंचाई जो है ये 2228 मीटर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बात करें तो माउंट विंसन है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? तो याद रखना 4892 मीटर। तो मैंने क्या बताया कि माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका की है ओकांकोगुआ मेरे प्यारे बच्चों सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी अमेरिका की डेनाली या माउंट मैकिनले है, डेनाली का ही नाम माउंट मैकिनले भी मेरे प्यारे बच्चों है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। यूरोप की ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। ऑस्ट्रेलिया की है माउंट किसोस्को मेरे प्यारे बच्चों। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट विल्सन है। और इस 7 चोटी पर जीत प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति बने हैं उनका नाम क्या है? विश्वनाथ कार्तिकेय हैं, जो हैदराबाद के हैं, और मात्र इनकी आयु 16 वर्ष 6 महीने और 27 दिन है। एकदम याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दिन मैंने और करवाया था और आज थोड़ा अच्छे तरीके से करवा दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये जो आपको महिला दिख रही है सिंगर है, इनका नाम है राजा कुमारी। क्या नाम है? राजा कुमारी। दोस्तों अब देखो, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो बोलोगे राजा कुमारी। कौन बनी है मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार, तो क्या बोलोगे? राजा कुमारी बनी है मेरे प्यारे बच्चों। और इमेज में आपको दिख रही होगी, यही है राजा कुमारी, जो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बन गई है। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्थात AISEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना नया रायपुर में। कहां पर? नया रायपुर में। देखो, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और उसी रायपुर के बगल में एक नया रायपुर है मेरे प्यारे बच्चों। वहीं पर भारत का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, हैदराबाद के बारे में पता आपको है कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, और यहाँ पर राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पता है ना। अब बेंगलुरु के बारे में पता आपको है, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसरो का मुख्यालय है। पुणे के बारे में पता है कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम है, और ऑडी इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो नीरज चोपड़ा बने हैं, ये भी याद रखना आपको है।
तो अब रायपुर की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रामेन डेका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो क्या बोलोगे? विष्णुदेव साई। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा 5 है और लोकसभा कितना है? 10 है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी भारत के 26वें राज्य के रूप में। धान की डलिया कहते हैं किसको? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाग रिजर्व, उदंती सीता नदी बाग रिजर्व, उदंती सीता नदी बाग रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य और पिंगला बाग रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। साथ साथ बोलो दोस्तों, तभी तो मन लगेगा पढ़ने में भी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाग रिजर्व, उदंती सीता नदी बाग रिजर्व, लेमरू हाथी अभ्यारण्य और पिंगला बाग रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? धान की डलिया। एशिया की अंडों की टोकरी किसे बोलते हैं? तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, ये भी याद रखना। अचान कमार बाग रिजर्व, बादल खोल वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। दुधवा बांध महानदी पर है। हंसदेव बागो बांध मेरे प्यारे बच्चों हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में है। गागरेल बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है। और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वो रायपुर में है मेरे प्यारे बच्चों, यही आपको याद रखना है। चित्रकूट झरना जो है जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। अच्छा दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात जो है वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। और वैसा ही मिलता जुलता झरना भारत का चित्रकूट झरना है, इसीलिए छत्तीसगढ़ के चित्रकूट झरने को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। और मडई त्योहार जो है ये छत्तीसगढ़ का मुख्य त्योहार है, एकदम याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। मैं स्टैटिक की भंडार लेके आया आपके लिए, अच्छे से पढ़ोगे तो याद रहेगा स्टैटिक आपको, और आपको एग्जाम में दिक्कत भी नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि इंडिगो के अध्यक्ष कौन बने हैं? विक्रम सिंह मेहता बने हैं। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? मिजोरम। और दूसरा कौन बना है? तो बोलोगे गोवा बना है मेरे प्यारे बच्चों, गोवा में नंदा झील भी है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भी आप बता दो। और परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा सा हम कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन दोस्तों बहुत ही जरूरी है। नया तो सीखते ही आपको सब पीछे वाला भी याद करोगे तो मजा आएगा। क्यों? तभी तो एग्जाम में बनेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। और नया सीखते जाओगे और पीछे वाला भूलते जाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो देखो, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तुरंत मैंने बोला था ना, गोवा बना। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण भारत और मंगोलिया के बीच होता है और इस बार उलान बटोर में हो रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? भुवनेश्वर में हुई। और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? आप बताओ। देखो, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 31 मई को मनाया गया। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नीरज चोपड़ा बने हैं। आईपीएल में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, विश्व में कौन है 300 छक्का लगाने वाले दोस्तों? तो क्रिस गेल है। हाल ही में बोग आईवियर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर को बनाया है। इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने? विक्रम सिंह मेहता बने हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून में हुआ है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। और हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आपको जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।